वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने प्रतीक्षा। ये शब्द पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में कही थी, इतिहास के पन्नों में उन्हें सरकारों ने न तो उचित स्थान दिया, न ही कभी उन्हें उचित मान दिया गया। संस्कार भारती और प्रबुद्ध परिषद द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से डॉक्टर सुभा साठे जी आई हुई थी, जिन्होंने सावरकर घराने की 3 समिधा इस विषय पर बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला और देशभक्ति से ओतप्रोत एक उद्बोधन दिया। इस उद्बोधन में उन्होंने सावरकर परिवार की 3 महिलाओं का देश के प्रति समर्पण, त्याग, इस विषय को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से रखा। यह उद्बोधन इतना भावपूर्ण था कि बहुत सी महिलाओं के आंखों में अश्रु तक आ गए। इस पूरे उद्बोधन को हम आपको अलग से एक वीडियो में प्रसारित करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम उस कार्यक्रम के कुछ अंश और डॉक्टर सुभा साठे जी से द सीजी खबर की हुई बातचीत को प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें हमने डॉक्टर सुभा साठे जी से उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास के बारे में बातचीत की, जो सावरकर जी के परिवार के ऊपर लिखा गया है। यह वीडियो हर देशभक्त और वीर सावरकर जी के मानने वाले देश प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को भक्त प्रहलाद की कथा मालूम है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, इसलिए शिवाजी महाराज को हिंदू नृसिंह कहा गया है। इन शब्दों में सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव किया है। सावरकर जी कहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे गुरु है, मेरे आदर्श है। मेरा कान पकड़ने का अधिकार सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को है। और जब हम देखते हैं सावरकर जी की जीवनी, उन्होंने हर घटना में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श सामने रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज में 15 साल के थे तब रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा ली। सावरकर 15 साल के थे तब उन्होंने भी भगवती के चरणों को स्पर्श करके भारत माता को स्वतंत्र करने की शपथ ली थी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने गए थे, लेकिन वहां उन्हें नजरबैद होना पड़ा। क्यों गए थे? अपने शत्रु की शक्ति कितनी है, वहां का घोड़दल कितना है, उनके पास शस्त्रास्त्र कितने हैं, सैन्य कितने हैं, क्या क्या वैभव है, शत्रु के घर में घुसकर उसका बल देखने के लिए गए थे। नमस्कार दोस्तों, इतिहास में आप एक परिवार को जानते होंगे जिसने अपनी 3 पीढ़ियों का बलिदान किया, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। पर एक परिवार और ऐसा भी था जिसने अपने 3 भाई और 3 महिलाओं का भी बलिदान करवा दिया एक तरह से। ऐसा प्रतापी परिवार, ऐसा त्यागी परिवार जिसको इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया राजनीतिक वश। आज हम ऐसे ही विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभा साठे जी, जो नागपुर से हैं, अब प्रोफेसर हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं द सीजी खबर। द सीजी खबर आपके लिए ऐसी खबरों को सामने लाता है। सबसे पहले हम डॉक्टर सुभा साठे जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्ते जी। मैडम, आप ऐसे ही विषय को लेती हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं। ऐसा क्या कारण है आप देशभक्ति के विषयों को ही लेते हैं? अभी बचपन से माँ और पिताजी ने बस देशभक्ति ही सिखाई है। राष्ट्रभक्ति तो मेरे रगों रगों में है। मेरे पिताजी, चाचा, दादाजी, सब हमारा घर पूरा देशभक्ति से प्रेरित ही है। बचपन से वही इतिहास पढ़ाया है, वही किताबें पढ़ी है। तो बिल्कुल ऐसा है कि जब अब मेरा कुछ करने की बारी आई समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो मैं भी अपने विचारों से कर रही हूँ। अभी आपने एक उपन्यास लिखा है
उस उपन्यास की विषय वस्तु जो है वो है सावरकर परिवार की 3 महिलाएं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। और हमने जो सुना है कि आपको इस उपन्यास को लिखने में, उस पुस्तक को लिखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये विषय वस्तु कहीं लाइब्रेरी में पुस्तकों में अवेलेबल नहीं थी। इसको आपने खुद ही जुटाया है, तैयार किया है। इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं जब पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, आचार्य पदवी की, तब मैंने माझी जन्मठे करके सावरकर जी ने लिखा है उनके अंडमान के बारे में। तो वो मैंने, वैसे तो मैं 8वीं में थी तभी वो किताब पढ़ी थी। उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आई। फिर 12वीं पास होने के बाद फिर दोबारा पढ़ी। तो कुछ सवाल मेरे मन में उठने लगे कि जब वीर सावरकर जी अंडमान गए तो उनकी पत्नी कैसे रही होगी? उनके बड़े भाई बाबा राव अंडमान गए, उनकी पत्नी कैसी रही होगी? उनके बच्चे कब थे, कैसे थे? कुछ मालूम नहीं था। ये ऐसे मेरे मन में सवाल उठते थे। और जब पीएचडी किया मैंने, तब सावरकर जी के पूरे वैचारिक साहित्य, उनकी जीवनी, उनकी कविताएं, उनके लेख, सब की पढ़ाई की। और तब ये विचार बड़े ही, बहुत ही मेरे मन में आने लगे कि 3 स्त्रियों ने कैसे जीवन किया, ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो मैंने बहुत खोज की, कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिनमें इन 3 स्त्रियों के बारे में मुझे पता चले। बाबाराव सावरकर जी की जीवनी यानी चरित्र था, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिला। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का चरित्र है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिला। लेकिन एक साथ तीनों स्त्रियों के बारे में कहीं नहीं मिला। और नागपुर के प्रकाशक है लाखे प्रकाशन के, चंद्रकांत जी लाखे, वो भी हिंदुत्व के बारे में बहुत किताबें प्रसिद्ध करते हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि देखो, 3 सावरकर बंधुओं के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन इन 3 स्त्रियों के बारे में हमें लिखना है और वो आप लिखेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे सौंपी। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर मेरे मन में आया कि आज सावरकर कुल के जो लोग जीवित हैं उनसे जाके मिलना चाहिए। तो फिर विक्रम काका यानी डॉक्टर नारायण सावरकर जी के सुपुत्र वो थे, उनकी पत्नी, उनके बेटे। और सबसे फिर मैंने दूरध्वनि पे बात की या पूना में जाके उनके घर जाके बात की। विक्रम सावरकर जी के, यानी मैं उन्हें तो चाचा ही बोलती हूँ, तो स्वामिनी काकू भी है, वो मेरे घर आई, 8 दिन मेरे घर रही। उन्होंने सब बताया कि इन स्त्रियों ने उस समय कैसे धैर्य दिखाया। फिर एक-एक करके छोटी-छोटी बातें मुझे पता चली। फिर उनका रहन-सहन कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, इसके लिए मुझे बहुत से लोगों से बात करनी पड़ी। अभी स्वतंत्रवीर सावरकर की जी नाती, यानी उनके पुत्र विश्वास सावरकर की बेटी, विदुला गाडगीळ उनका नाम है। तो मैं उन्हें विदुला मौसी कहती हूँ, वो अभी हैदराबाद में रहते हैं, उनसे जाके मैं मिली। उन्होंने बताया कि मेरे नाना-नानी कैसे थे, कैसे रहते थे। यानी उन्होंने एक अच्छी बात मुझे बताई, हमें वीर सावरकर यानी क्रांतिकारक पता है। उन्होंने कहा, मेरे दादाजी मेरे साथ जूठी-जूठी चाय पीते थे, यानी हम खिलौने खेलते थे, बगीचे में घूमते थे। ये यानी वीर सावरकर जी का जो घरेलू व्यक्तिमत्व है, जिसे अपन बोलते हैं स्नेहमय व्यक्तिमत्व है, वो मुझे उनसे पता चला। और ऐसे करते करते 1 साल लगा मुझे ये उपन्यास लिखने में। तब कहीं जाके ये उपन्यास प्रसिद्ध हुई। अब उसकी 5वीं आवृत्ति आ रही। बीच में दूसरी और तीसरी आवृत्ति तो 2-2 हज़ार की निकली। यानी वैसे एक आवृत्ति बोले तो 1000 किताबें रहती है। दूसरी और तीसरी आवृत्ति में 2-2 हज़ार की एक-एक, यानी आज तक बोले तो 10,000 प्रतियां उसकी लोगों तक पहुंच गई होगी। मतलब आपने परिवार से व्यक्तिगत मुलाकात की और आप जगह-जगह गईं। एक विषय मैं आपसे लेना चाहूँगा मैडम। अक्सर देखने में ऐसा आता है, कोई समाज, कोई व्यक्ति जिसे तकलीफ़ हुई हो, परेशानी जिसने झेली हो, उसके मन में समाज के प्रति, उस व्यवस्था के प्रति अलगाव आ जाता है। हम अभी वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ हमें देखने में आती है, पर क्या सावरकर परिवार के मन में अभी की वर्तमान व्यवस्था के प्रति ऐसा अलगाव, ऐसा द्वेष, ऐसा क्रोध है क्या? अभी जो सावरकर घराने की पीढ़ी है, उनके मन में ज़्यादा, यानी जब
सावरकर जी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं, तब उनके हाँ, मन में, हाँ, स्वाभाविक है, ज़रूर उनके मन में आता है हाँ। कि जिनके लिए हमारे चाचा ने, हमारे दादाजी ने ये हाँ। किया, वो लोग अब ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, इसलिए उनको, जैसे अपन बोलते हैं ना, हमें फुकट में जो चीज़ मिलती है हाँ। उसकी हमें कीमत नहीं रहती। तो अब जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, उनको तो ऐसे ही लगेगा ना कि स्वतंत्रता हमें फुकट में मिली। जी। उनको ये बलिदान पता ही नहीं है, तब उनके मन में क्रोध ज़रूर आता है। और जब भी मेरी मैं विदुला मौसी की बात कर रही थी ना, तब उनके मन में भी ये बात है। वो ऐसे ही बोलती है कि मैंने बचपन में देखा है, मेरे पिताजी ने कैसे हाल सहन किए, मेरी दादी ने क्या किया, मेरे दादाजी ने क्या किया, और अब ये लोग बोलते हैं वीर सावरकर की जय, वीर सावरकर की जय। उनको बोलते हैं ये कुछ नहीं है। तब उन्होंने जो सहन किया, तब ये सब समाज कहाँ गया था। स्वतंत्रता के लिए तो किया ही, लेकिन स्वातंत्र्य के बाद भी उनको 2 बार जेल जाना पड़ा, तब ये लोग कहाँ गए थे। हाँ, ऐसे दुर्भाग्य था। हाँ, ऐसे उनके मन में क्रोध आता है और वो बिल्कुल स्वाभाविक है। सावरकर जी ने जो देश के लिए किया, उनके समान टिकने वाला कोई व्यक्ति तो मेरे ख्याल से इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं है। बस तुलना नहीं की जा सकती हर किसी के देश प्रेम की। आपने जो अपनी पीएचडी की है, आपका विषय भी यही था। आपने यही विषय क्यों चुना? मेरे रग में, जैसे मैं बोली, राष्ट्रभक्ति, मराठी में बोलते हैं बाळकडू दिलं, यानी बचपन से ही वो ही घर में संस्कार है। तो जब पीएचडी करने का तय किया, तब मैं विषय सोच रही थी, तो मेरे मन में पहले पुरुषोत्तम भास्कर भावे, मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनके साहित्य पे पीएचडी करना मेरे मन में था। और पूरा उनका उपन्यास, उनकी कथाएं, नाटक सब मैंने पढ़ लिया। तो उनके जो लेख थे, वैचारिक लेख जिसे बोलते हैं, वो भी मैंने पढ़े, और उसमें मुझे झलक दिखाई हिंदुत्व की, जो मेरे मन में भी था। तो मैंने सोचा अब यही पहलू लेंगे हम हिंदुत्व का, और उसके ऊपर पीएचडी करेंगे। तो नागपुर के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है द.भी. कुलकर्णी, अब वो नहीं रहे, वो मेरे गुरुजी हैं। तो उनके पास मैं गई, उन्होंने बोला अगर तेरे को हिंदुत्व के बारे में पढ़ाई करनी है, तो पुरुषोत्तम भास्कर भावे, इनसे पहले एक और नाम जोड़ दिया जाए, स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर। तब चल के मेरे मन में, अरे हाँ, पुरुषोत्तम भास्कर भावे तो वीर सावरकर को गुरु ही मानते थे। तो अब इनके हिंदुत्व का विचार करना है, तो पहले सावरकर जी का हिंदुत्व हमें समझ लेना चाहिए, और फिर इनका। तो फिर दोनों का फिर तुलनात्मक अभ्यास मैंने किया। वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग हैं, जिसे विपक्ष में भी हम कह सकते हैं, विपक्षी पार्टियां भी कह सकती हैं, ये सावरकर जी को शायद नहीं समझते कि सावरकर जी क्या थे। कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि 2 देश, 2 संविधान, ये आरोप लगाए जाते हैं कि इसके जो जनक हैं वो सावरकर जी हैं। पर विरोध करने वाले जो लोग हैं, या सावरकर जी को मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उतने मुखर नहीं दिखते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मुखरता क्यों नहीं दिखती उन विरोधियों के प्रति? देखो, अभी विरोधक जो भी बोलते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि इसमें कोई दम नहीं है। सावरकर जी का पूरा साहित्य अभ्यास करने के बाद, ये जो बोलते हैं 2 राष्ट्र वाला वगैरह, सावरकर जी का पूरा भाषण है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तब का, पूरा भाषण पढ़ो, उस पे विचार करो, चिंतन मनन करो, फिर द्विराष्ट्र का अर्थ और उसका संदर्भ हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे पीछे का छोड़ देते हैं, बीच में की कोई भी एक लाइन उठा लेते हैं, और बस सावरकर जी के नाम पे बस धूल फेंकनी है, फेंक दो। उससे क्या होता है, हम लाइमलाइट में आ जाते हैं ना, उनके विरोध में अगर कुछ कहेंगे तो। लेकिन ये सरासर झूठ है। मैं इतना ही कहूँगी, विरोधक जो भी बोलते हैं वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार करे, और सावरकर जी का साहित्य बिना पढ़े। पढ़ना है, उसके ऊपर विचार चिंतन करना है, हमें उसका अभ्यास करना है, उसका अर्थ समझ लेना है। खुद सावरकर ये बोलते थे कि आज मैं जो बोलता हूँ वो 50 साल बाद लोगों को समझेगा, इतनी दूर तक का वो सोचते थे। उन्हें हम दृष्टा कहते हैं,
एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब अंडमान जेल में उन्हें जन्मठेप के लिए लाया गया था, जब अंडमान के किनारे उनका जहाज आया, 50 साल की सजा थी और वो क्या सोच रहे थे, वाह ये देखो पूर्व की ओर के मेरे भारत का किनारा है, यहाँ अगर हम नाविक तल खड़ा कर देंगे कोई भी शत्रु राष्ट्र हमारे पास नहीं आ सकता। ये भविष्य की उनकी, सोच। हाँ, 50 साल बाद का वो सोचते थे, वो अभी हमको उसका अर्थ समझेगा भी नहीं। 50 साल बाद हमारी बुद्धि ही नहीं है उतनी कि हम उन्हें समझ पाए, और इस तरह से लोग कुछ भी उसका अर्थ निकालते हैं और बोल देते हैं। मैडम, सावरकर जी की जीवनी ये एक एक बच्चे को पता चलनी चाहिए ताकि वो प्रेरणा ले, पर पाठ्यक्रम में, पुस्तकों में उनको शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसा कोई प्रयास आपकी संस्था की तरफ से चल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। पूना की जो संस्था है स्वतंत्रवीर सावरकर सामाजिक संस्था, उसके आगे हमने जोड़ दिया है अंधश्रद्धा निर्मूलन विज्ञानवादी विचार प्रणाली। यानी आज की पीढ़ी को यही बताना ज़रूरी है ना, सावरकर जी ने क्रांति कार्य किया, वो हो गया, अब देश स्वतंत्र हो गया। अब उस उनके क्रांति कार्य से ज़्यादा उनका हिंदुत्व, उनकी विज्ञान निष्ठा, उनका जात्युच्छेदन, उनका जो सामाजिक कार्य है जो उन्होंने रत्नागिरी में किया, वो आज की पीढ़ी को पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब बच्चों तक जाना यानी कि उनकी पढ़ाई की किताब में लाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। किताब की जो समिति रहती है वो तय करती है क्या लेना क्या नहीं लेना। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं घर घर में सावरकर। तो हम एक दिनदर्शिका निकालते हैं, आज 4 साल हो गए। वो दिनदर्शिका की माध्यम से हम घर घर पहुंचते हैं। सावरकर प्रतिमा बनाई है, वो हम घर घर देते हैं। सावरकर का छायाचित्र हर एक स्कूल में जाके देते हैं। उसके बाद हमने एक मराठी में वाचन कट्टा शुरू किया है, वो अभी कोविड के दिनों में हमने ऑनलाइन शुरू किया है। उसमें सावरकर जी का एक एक किताब पढ़ते, यानी जो वाचक है वो पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण मैं करती हूँ। ज़ूम पे ये होता था, वो हम करते हैं, और उससे हम हर साल अंडमान जाते हैं लोगों को लेके, पर्यटकों को लेके, और हम उन्हें बताते हैं कि ये पर्यटन स्थल नहीं है, यह राष्ट्रीय तीर्थ है। अभी पिछले ही 26 फरवरी को हम लोग वहाँ गए थे, हमारी संस्था की ओर से। हमने वहाँ देखा सेल्युलर जेल में पूरे चप्पल पहन के अंदर जाते हैं। ये पवित्र स्थल है जहाँ के सावरकर जी 10 साल रहे थे। ये कोठरी नहीं है, ये तो मंदिर का गाभारा जैसा पवित्र है। तो हम वहाँ खड़े हो गए बोर्ड लेके, यहाँ चप्पल जूते उतारिए। हमने लोगों से कुछ बोला नहीं, सिर्फ वो बोर्ड लेके हम खड़े हो गए, लोग पढ़ते गए, जूते निकालते गए, अंदर गए। वहाँ पे फिर हमने फूल चढ़ाए, नमन किया, जयस्तुति गीत गाया। पूरा दिन हम सेल्युलर जेल में आए हुए लोगों को यही बताते थे कि यहाँ क्रांतिकारों का बलिदान कैसे हुआ है, क्या क्या उन्होंने सहन किया है, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। हम हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से ये करते हैं। फिर हम लोगों को रत्नागिरी लेके जाते हैं। रत्नागिरी जेल में सावरकर जी को रखा था, वो उनकी कोठरी रत्नागिरी की भी ऐसी है, वहाँ जाते समय हमको 5 दरवाजे तोड़ के जाना पड़ता है, इतने अंदर में उन्हें रखा था। ये सब हम लोगों को बताते हैं। फिर वहाँ का उनका कार्य, वहाँ उन्होंने पतित पावन मंदिर किया है, बनाया है पूर्वास्पृश्य लोगों के लिए। वहाँ उन्होंने पूर्वास्पृश्य लोगों की उपनयन संस्कार किया, उनको भगवत गीता सिखाई, उनको गायत्री मंत्र सिखाया। ये जब लोगों को पता चलेगा तब सावरकर जी का असली कार्य क्या है वो पता चलेगा। तो हमारी संस्था की ओर से, उसके अध्यक्ष है श्रीनिवास जी कुलकर्णी, वो पूना में रहते हैं, मैं नागपुर में, लेकिन हम लोग एक साथ मिलके ये कार्य करते हैं। दोस्तों, सावरकर जी जो विषय है, ये तो विषय नहीं कहना चाहिए, पर इनके बारे में अगर हम दिन भर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो समय कम ही लगेगा। पर हमारा प्रयास यह था इस वीडियो के माध्यम से कि आप सावरकर जी को थोड़ा सा समझें। मैडम ने जो उपन्यास लिखा है, इसका लिंक, आपको खरीदने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। पर हम ये चाहेंगे कि आप सावरकर जी को समझें, उन्हें पढ़ें, ताकि आप देश को समझें। जो देश, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भूगोल बदल जाता है, ये हम अपने इतिहास को देख के जान सकते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।